अस्सलाम। देखें यार, ये पेपर है जून 2022 का, वेरिएंट 22, क्वेश्चन नंबर 1। पार्टनरशिप का सवाल है। K&L आर इन पार्टनरशिप, 2:3 इनके रेशो हैं। पहले वाले का 2 है, फिर 3 है। एडमिन एक्सपेंस दिए में इंटरेस्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, कैपिटल हैं पार्टनर्स के, कैपिटल बैलेंस शीट में जाते हैं। कैरेज इनवर्ड है, परचेजेस में प्लस होगा। करंट अकाउंट हैं, जो करंट अकाउंट दिए होते हैं करंट अकाउंट के क्या होते हैं, ब्रॉड डाउन होते हैं ना। ये क्रेडिट पे है इसका करंट अकाउंट का बीडी, और एल का बीडी डेबिट पे है। ड्राइंग्स है दोनों पार्टनर्स की। ओपनिंग इन्वेंट्री है, इनकम स्टेटमेंट में आएगी। इंश्योरेंस है, सॉरी, एक्सपेंस, ओपनिंग इन्वेंट्री। उसके बाद लोन लिया हुआ है, लीज है ना, तो लोन तो है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लेकिन किससे लिया हुआ है, पार्टनर से ही लिया हुआ है, लीज से लिया हुआ है। नॉन करंट एसेट की कॉस्ट है, पुरानी डेप्रिसिएशन है। बैलेंस शीट आइटम्स हैं ये भी हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट है, जो ट्रायल बैलेंस में होता है वो कौन सा होता है, पिछले साल का, लास्ट ईयर का पीपीडी है। परचेजेस हैं, रिटर्न्स। अच्छा, डेबिट पे भी रिटर्न दी हुई है, क्रेडिट पे भी रिटर्न दी हुई है। जो डेबिट साइड पे रिटर्न्स होती हैं वो होती हैं सेल रिटर्न, और जो क्रेडिट साइड पे रिटर्न होती हैं वो होती हैं परचेज रिटर्न। तो इसका मतलब ये जो 2200 है डेबिट साइड वाला, ये सेल रिटर्न है और ये परचेज रिटर्न है। रेवेन्यू सेल्स है, ट्रेड पेबल लाइबिलिटी, रिसीवेबल करंट एसेट, और सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है डेबिट साइड पे 820। सस्पेंस डेबिट होने पे मतलब क्या हुआ कि सस्पेंस का हम टी अकाउंट बनाए हैं, तो डेबिट साइड पे बैलेंस है 3, नहीं कितना था, 820 डेबिट पे। तो ब्रॉड डाउन कहाँ गया इसका, डेबिट पे। ये है सवाल के हिसाब से। अब एडजस्टमेंट्स बता रहा है, ये पहली देखें। 28 फ़रवरी को साल ख़त्म होता है ना इसका, ईयर एंड कब होता है, Feb 22, साल के आखिर में। क्लोजिंग इन्वेंट्री थी, कॉस्ट के ऊपर थी 21,220। अब इस 21,220 में कुछ प्रॉब्लम है। 21,220 में बहुत सारी इन्वेंट्री होगी, उसमें से एक इन्वेंट्री थी 1320 की, वो डैमेज हो गई। तो इन्वेंट्री जो डैमेज हुई उसकी कॉस्ट है 1320। अब हम क्या करते हैं, डैमेज इन्वेंट्री की बात आएगी तो NRV की बात आएगी। NRV इज़ नेट रियलाइजेबल वैल्यू। NRV का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंसेस टू सेल। अब उसके अंदर देखें ये क्या बोल रहा है, क्या एक्सपेक्टेड है, 2480 की बिक जाएगी अगर 1300 रुपये का खर्चा होगा तो 2480 की ये सेल होगी। अगर 1300 का खर्चा होगा तो माइनस कर दें इसको, NRV आ जाएगी। तो 2480 माइनस 1300 करें, कितना बनेगा ये, 1480, और 300 माइनस करें तो आई गेस 1180 आ जाएगा। तो NRV आ गई उस स्टॉक की जो डैमेज हुआ था 1180, और उसकी कॉस्ट आ गई 1320। तो कॉस्ट है 1320 और NRV है 1180। अब देखें प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट से रेलेवेंट है ना बात। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। कॉस्ट और NRV में से जो छोटी वैल्यू होती है उस पर इन्वेंट्री को लिखा जाता है। कॉस्ट है 1320 लिखा हुआ कॉस्ट पे, NRV कितनी है 1180। प्रूडेंस के हिसाब से क्या होना चाहिए, छोटी वाली वैल्यू, वो क्या है 1180। तो किस पे रिकॉर्ड होना चाहिए, 1180 पे। लेकिन रिकॉर्ड अभी हुआ कितने पे, 1320 पे। तो अभी ये 1320 की लिखी हुई इन्वेंट्री होनी 1180 की चाहिए। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वेंट्री को कम करना पड़ेगा ना, ज़्यादा हुई हुई है। कितने से कम करना पड़ेगा, 140 से इन्वेंट्री को कम करना पड़ेगा। जब इन्वेंट्री कम होगी 140 से, इन्वेंट्री कम होने का मतलब क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक की टोटल वैल्यू भी कम हो जाएगी 140 से।
मतलब आप ये देखें सवाल में क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी कह रहा है ये 21220। इस 21220 में 1320 शामिल है, जबकि होना कितना चाहिए था 1180, तो हम कम कर देंगे 140। तो एक इन्वेंट्री कम होगी तो टोटल भी कम हो जाएगा। तो 21220 में से 140 माइनस कर दें। ये इन्वेंट्री 140 से कम हुई, एक इन्वेंट्री कम हुई तो टोटल भी कम हो जाएगा ना, तो टोटल भी 140 से कम हो गया। तो ये आ जाएगा 21, कैलकुलेटर नहीं है अभी मेरे पास, 21220 100 120 120 080। ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी जो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट हर जगह पे लिखी जाएगी। तो लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी में हमेशा यही होता है, कॉस्ट और एनआरवी का कंपैरिजन होता है, जो छोटी वाली वैल्यू होती है उस पर हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। कॉस्ट छोटी है तो कॉस्ट पे ही रहने देंगे, फिर नहीं छेड़ेंगे। एनआरवी छोटी आई है लिखा हुआ कॉस्ट पे, तो हमें कम करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे हुआ है। तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया 21080, ये थी एडजस्टमेंट नंबर 1। तो अब हम ये वाला क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेंगे, 21080 लेंगे, सही। नंबर 2, सेकेंड एडजस्टमेंट में कह रहा है जनवरी में एक एरर हुआ। किस में एरर हुआ है? रिटर्न इनवर्ट, सेल रिटर्न में एरर हुआ है। कितने की सेल रिटर्न थी? 410 की सेल रिटर्न थी। अब एरर क्या हुआ है? ये जो 410 की सेल रिटर्न थी, दिस हैड बीन क्रेडिटेड टू रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न अकाउंट। सेल रिटर्न डेबिट होती है, सेल रिटर्न इसने लिखी नहीं, सेल रिटर्न नहीं लिखी थी, तो अब लिख लेते हैं डेबिट। सही, लिखी नहीं थी, लिख ली। और परचेज रिटर्न को खामा खाई में क्रेडिट किया हुआ है, उसको ठीक करने के लिए भी हम क्या कर देंगे? डेबिट। तो सेल रिटर्न भी डेबिट, परचेज रिटर्न भी डेबिट, और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट 820। ये सस्पेंस का बैलेंस ख़त्म हो जाएगा। तो हमने करा क्या? सेल रिटर्न रिकॉर्ड नहीं हुई थी 410 की, उसको रिकॉर्ड कर लिया, और परचेज रिटर्न जो खामखाई में क्रेडिट हुई थी 410 से, उसको डेबिट कर दिया, सस्पेंस क्रेडिट हो गया। तो देखें, सस्पेंस क्रेडिट हो गया, सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न का नाम आ गया, ये बैलेंस हो गया, सस्पेंस का बैलेंस हमने एलिमिनेट कर दिया। और ये करेक्शन हुई है। करेक्शन में क्या किया हमने? सेल रिटर्न डेबिट, सेल रिटर्न डेबिट करने का मतलब सेल रिटर्न को हमने इंक्रीज़ किया है 410 से। और परचेज रिटर्न क्रेडिट का मतलब हमने परचेज रिटर्न डेबिट का मतलब परचेज रिटर्न बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, डेबिट का मतलब हमने परचेज रिटर्न को कम करा। उसमें खामखाई में 410 लिखा होता वो हटा दिया, और सेल रिटर्न में 410 लिख दिया। ये मतलब हुआ इस डबल एंट्री का। तो सेल रिटर्न इंक्रीज़ हुई है 410 से, और परचेज रिटर्न से माइनस करना होगा 410। तो यहाँ पे आए सवाल में देखें, सेल रिटर्न इंक्रीज़ करनी है 410 से, लिखी भी नहीं थी, और परचेज रिटर्न माइनस करनी है 410 से। इसके बाद क्या है? थर्ड कह रहा है इंश्योरेंस इंक्लूड्स 1410 पेड। ये जो इंश्योरेंस है ना, यहाँ पे देखें, ये 7740, इसके अंदर वो कह रहा है 1410 की पेमेंट हुई भी है इंश्योरेंस में। वो जो 1410 की पेमेंट हुई है वो कितने टाइम की हुई है? 3 मंथ्स की हुई है। और वो 3 महीने कब ख़त्म होते हैं? इधर ख़त्म होते हैं 30 अप्रैल। अप्रैल में ख़त्म हो रहे हैं, तो शुरू कब हुए होंगे? फेब मार्च अप्रैल, यही होगा ना, फेब मार्च अप्रैल। इन 3 महीने के उसने 1410 रुपये दिए हैं। हमारा साल कब ख़त्म हो रहा है? हमारा साल फेब में ख़त्म हो रहा है। तो देखें, अगर फेब तक की पेमेंट उसने की होती ना, हम कहते हैं हाँ सब सही है, हिसाब बराबर है, फेब साल ख़त्म हुआ है, आज फेब है, फेब तक की पेमेंट हुई है। लेकिन आज है फेब ईयर एंड डेट, पेमेंट हुई हुई है अप्रैल की। तो इसका मतलब मार्च और अप्रैल तो आया ही नहीं है, आज फेब चल रहा है, ईयर एंड हुआ है।
मार्च और अप्रैल आया नहीं है लेकिन इसकी पेमेंट हुई भी है, जिसकी पेमेंट हम एडवांस में कर देते हैं वो क्या हो जाता है, प्रीपेड। तो इन 3 महीनों की जो पेमेंट हुई है उसमें से 2 महीने का प्रीपेड आ रहा है, निकालने कितना बनेगा प्रीपेड, 1410 डिवाइड बाई 3, 1 महीने का आ गया, मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ जाएगा प्रीपेड। कितना आ रहा है देख लेते हैं इसको, प्रीपेड को। सही है, तो 1410 3 मंथ की पेमेंट थी, वो 3 महीने 3 मंथ कब पूरे हो रहे हैं, अप्रैल में जाके। और हमारा ईयर एंड कब हो रहा है, फेब में। तो फेब के बाद जितनी पेमेंट है, ईयर एंड डेट के बाद जितनी पेमेंट है वो सारी प्रीपेड है। तो फेब के बाद जो भी पेमेंट हुई वो प्रीपेड है। तो फेब के बाद कितनी पेमेंट हुई, मार्च की और अप्रैल की, तो 2 महीने का प्रीपेड हो गया। तो 1410 डिवाइड बाई 3, 1 महीने का आ गया, मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 महीने का आ गया प्रीपेड। सही है, तो ये कितना बन जाएगा, इसको कैलकुलेट करें अगर आप, तो 1410 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 940 की प्री पेमेंट आ जाएगी। तो 940 प्रीपेड है, बाकी करेंगे प्रीपेड का वही जो हम हमेशा प्रीपेड की एडजस्टमेंट करते हैं। किस तरह प्रीपेड को रिकॉर्ड करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस में से माइनस होगा, इसमें से इंश्योरेंस में से 940, और करंट एसेट में प्लस हो जाएगा। तो जब इनकम स्टेटमेंट में इंश्योरेंस लिखेंगे तो प्रीपेड माइनस करके रखेंगे। इसके बाद देखें नेक्स्ट 4, इसमें कह रहा है लोन फ्रॉम ली, ये जो ऊपर लोन है ली से लिया है, ये 10,000 रुपये का। देखें ये, तो पार्टनर से लोन लें, आप किसी से भी लोन लें, लोन लायबिलिटी ही है। तो लोन हमने लिया है पार्टनर से 1 नवंबर 2021 को, और 6% है पूरे साल का इंटरेस्ट। तो ये 10,000 का लोन 1 नवंबर को लिया। आज का दिन है जिस दिन साल ख़त्म हो रहा है, आज क्या है 28 फेब, लोन लिया है नवंबर में। तो गिने ज़रा, नवंबर, दिसंबर, जैन, और आज क्या है फेब, ईयर एंड डेट, 1 2 3 4, 10,000 का लोन है, 6% इंटरेस्ट है, साल का आ गया। इनटू लोन लिए हुए टाइम ही कितना हुआ है, 4 महीने। नवंबर में लिया, आज फेब है, तो हम इंटरेस्ट भी कितना देंगे, 4 महीने का देंगे। ये 4 महीने का इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, 200 बनेगा इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट है, ये एक्सपेंस में आ जाएगा। अब सिर्फ कंपनी अकाउंट्स में ऐसा होता है कि इंटरेस्ट नेट प्रॉफिट के बाद माइनस होता है, बाकी सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, इन सब में क्या होता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस के अंदर आता है। तो 200 का आ जाएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस। फिर वो कह रहा है ये पे नहीं हुआ, तो ये लायबिलिटी में भी आ जाएगा। अगर वो नहीं बताता कि पे हुआ है या नहीं हुआ, हम तब भी खुद निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं, अगर इंटरेस्ट पे होता तो यहाँ पर कहीं होता, यहाँ पर कहीं इंटरेस्ट नहीं है, सारा इंटरेस्ट लायबिलिटी में भी जाएगा। तो 200 जाएगा एक्सपेंस में और 200 ही जाएगा लायबिलिटी में। पीबीडी कह रहा है शुड बी इंक्रीज 2 लिखा हुआ है, 310। इसका मतलब क्या होगा, पीबीटी को इंक्रीज करके 310 पे लेके आ जाओ। बाय 310, बढ़ाना 310 से नहीं, ये नहीं कह रहा, कह रहा है इस साल का पीबीटी 310 पे लेके आना है। तो इस साल का पीबीटी क्या हो गया, देखें इस साल का पीबीटी हो गया 310। लास्ट ईयर से इसका कंपैरिजन करेंगे, लास्ट ईयर का पीबीटी कितना दिया हुआ है, ये इधर ट्रायल बैलेंस में होता है, लास्ट ईयर का 260 दिया हुआ है। तो लास्ट ईयर का 260 है, इस साल का 310 है। तो पीबीटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 50 से, तो ये कहाँ चला जाएगा, एक्सपेंस में 50। नॉन करंट एसेट 20% आरबीएम से डेप्रिशिएट करना है। एक ही नॉन करंट एसेट है, देखें 160 और 56, यहाँ कर लेते हैं डेप्रिसिएशन। कॉस्ट है उसकी 160, पीएफडी है उसकी 56, माइनस करें, रिड्यूसिंग है 104, इस पे लगेगा 20%, 20%, यस। ये हो जाएगा 104,000 इंटू 20%, ये बन जाएगा 20800 डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन का आएगी एक्सपेंस। ये एडजस्टमेंट्स हैं सारी। अब हमें बनाना क्या है, इसकी इनकम स्टेटमेंट बनानी है पहले तो, सही है।
अब इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं इसकी। स्टार्ट कहाँ से होगी? सेल से। अब आप देखते रहें जल्दी जल्दी। सेल्स में कोई चेंजेस नहीं है, सेल्स वही आ जाएंगी एज इट इज़। मैं अलग पेज भी बना लेता हूँ इधर ऐड करके, सही है, दूर हो जाएगा। सेल्स रेवेन्यू के नाम से ये रहा रेवेन्यू सेल 229,250 229,250। सेल रिटर्न माइनस होगी। सेल रिटर्न कौन सी? डेबिट वाली 2200। इसमें 410 प्लस होगा, तो 2200 प्लस 410 जो एरर किया था, तो ये कितनी हो गई? 2610। ये माइनस हुआ। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, आप लोग कर लिया। कॉस्ट ऑफ सेल कर लेते हैं साथ साथ। 229,250 माइनस 2610 226,640। इसमें आ जाएगा ओपनिंग इन्वेंट्री। कहाँ है ओपनिंग इन्वेंट्री? ये रहा 8250। परचेजेस, इसमें भी कोई मसला नहीं है, चेंजेस नहीं है, कोई एरर नहीं है। ये आ जाएंगे 151,440। कैरेज इन्वर्ट भी है सवाल में, शुरू में ही था कहीं। ये रहा 3880 लेस परचेज रिटर्न्स। ये दी हुई है परचेज रिटर्न, कितनी है परचेज रिटर्न? 3930। और 410 फाइनस कर रहे थे, इसमें से जो गलत ऐड किया हुआ था। 3930 माइनस 410, 3930, तो ये हो गया 3930 माइनस 410 3520। और क्लोजिंग इन्वेंट्री चेंज हुई, क्या आ गया? 21080 आ गया था ना, ये रहा 21080। तो सॉल्व करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी 8250 प्लस 151,440 प्लस 3880 माइनस 3520 माइनस 138,970। माइनस करें ऊपर सेल्स में से 226,640 87670 क्रॉस प्रॉफिट। अदर इनकम एसेट्स कोई नज़र नहीं आई, सही है। एक्सपेंसेस पे आ जाएं। एक्सपेंसेस शुरू से देखते हैं। पहला है एडमिन एक्सपेंस 6020, कोई चेंजेस नहीं हुई इसमें। एडमिन एक्सपेंस 6020। बैंक इंटरेस्ट चार्जेस, कंपनी अकाउंट्स नहीं है, इंटरेस्ट एक्सपेंस में आ जाएगा। कितने? 180। तीसरा क्या है? ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, कैपिटल कैरेज हो गया, करंट अकाउंट, ड्रॉइंग, इंश्योरेंस 7740। दो महीने का प्रीपेड है, लेस प्रीपेड। कितना प्रीपेड आया था? 940 आया था ना। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। कैलकुलेशन 1410 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2। इंश्योरेंस के बाद लोन का इंटरेस्ट था, लोन इंटरेस्ट 200 रुपये का था ना, 3-4 महीने का। लोन के बाद है डेप्रिसिएशन निकाली थी, कितनी आई थी? ये रही 20800। डेप्रिसिएशन नॉन करंट एसेट के नाम से कितनी है भाई? 20800। परचेज, रिटर्न, सेल, डेटर, सस्पेंस, और क्या? पीबीडी है 310 पे लाए थे 260 से, 50 का इंक्रीज हुआ था। ये लिख लेते हैं, इंक्रीज इन पीबीडी 50। और कोई एक्सपेंस तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, यही है। इसको टोटल करते हैं।
माइनस करेंगे नेट प्रॉफिट 6020 प्लस 180 प्लस 7740 प्लस माइनस प्लस 200 प्लस 20800 प्लस 50 34050 ऊपर से माइनस करें आ जाएगा नेट प्रॉफिट माइनस। ये हो गई पहली रिक्वायरमेंट नेट प्रॉफिट, सही है। अब इसके बाद इसने दूसरी रिक्वायरमेंट क्या दी है, ये हो गई इनकम स्टेटमेंट। अब ये बोल रहा है यार हम लोग को कि करंट अकाउंट बना देना। अच्छा पहले हम पार्टनरशिप की वर्किंग पूरी करें क्योंकि ये पार्टनरशिप है, यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। सिर्फ क्या आएगा, ऐड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा पार्टनरशिप वाली चीज़ों में, है ही नहीं सवाल में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी आएगी, वो भी नहीं है सवाल में, कुछ भी नहीं है अप्रोप्रिएशन। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट कर देंगे। ली है और के और लिए 2:3 है, पहले वाले का 2 है। 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है। तो इसको हम करते हैं 53620 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 2144 इसका आ गया। और दूसरे का क्या आ जाएगा, अरे कोई अप्रोप्रिएशन नहीं थी, इसे डायरेक्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट कर दिया 32172। ये कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, यो चेक कर लेगा एक दफ़ा। अब हमें बनाना है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के हिसाब से देखें कोई अप्रोप्रिएशन तो नहीं है, बस इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इनके ये हैं। ली का बनाना है, तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ बना लेते हैं, ऐड करते हैं पेज, करंट अकाउंट ली। सबसे पहले इसका आएगा ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन हमें सवाल में ये दिया हुआ, करंट अकाउंट ली का क्या है भाई, डेबिट पे है 1880, क्योंकि डेबिट पे ब्रॉड डाउन डेबिट पे आ गया 1880। क्रेडिट पे क्या आता है, सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, शेयर ऑफ प्रॉफिट है जो हमने निकाला था ली का 32172। और कोई चीज़ नहीं है। और ड्राइंग्स आएंगी, ड्राइंग्स आएंगी। ड्राइंग्स कितनी है, ली की 19900 19900। और कोई चीज़ तो नहीं है। अच्छा ली का लोन था ना, इंटरेस्ट ऑन लोन भी तो आएगा। कितना लोन था, 200 रुपये का इंटरेस्ट, उसका लोन नहीं आएगा, लोन का इंटरेस्ट पार्टनर का तो आ गया 32172 प्लस 200 माइनस 19900 माइनस 1880। सी डी इधर ही आ गया 10592। सी डी इधर आता है तो ब्रॉड डाउन कहाँ गया, क्रेडिट पे, और ब्रॉड डाउन क्रेडिट पे आ रहा है तो इसका मतलब कौन सा बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है। पॉजिटिव बैलेंस आ गया करंट अकाउंट। और क्या रिक्वायरमेंट है इसकी, सवाल आगे है यार। ये कह रहा है कि पार्टनर्स जो हैं क्या कर रहे हैं, ये चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेके आ रहे हैं 10%, सैलरी के को दे रहे हैं साल की, और प्रॉफिट लॉस यही रहेंगे। अगर इस तरह होता तो कह रहा है बताओ करंट अकाउंट में क्या चेंजेस आती हैं। तो पहले हमें अप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट जो हमने निकाला है पुराना वाला, कितना निकाला है नेट प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट में हमने, 53620 ना, 53620। अब इसमें आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10% ना, वो दोनों की ड्राइंग्स दी हुई हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दें, ऐड कर दें। सैलरी एक ही है, कितनी है सैलरी, 8400, माइनस कर दें, शेयर ऑफ प्रॉफिट कर दें वही सेम रेशो से,
उसके बाद दोबारा करंट अकाउंट बना के उसमें चेंजेस लेके आ जाएं। सही है, वो बताना है डिफरेंस कितना आ रहा है। फिर एक और बात है, उसके बाद ये बोल रहा है कि यार जो के और एल है ना, वो लिमिटेड कंपनी बनाने का सोच रहे हैं। कह रहे हैं यार अगर हम लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे होते तो लिमिटेड कंपनी वाली बात कर रहे हैं। अब आप देखें इसमें लिमिटेड कंपनी में, अब वो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट है एक्सप्लेन वन एडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग एज अ पार्टनरशिप रादर देन अ लिमिटेड कंपनी। कह रहा है एक एडवांटेज बता दें पार्टनरशिप होने का, कंपनी ना होने का। मतलब अगर हम पार्टनरशिप हैं और कंपनी नहीं है तो क्या एडवांटेज है ना। पहली बात, कंपनी पे लीगल रिस्ट्रिक्शंस बहुत होती हैं, तो पार्टनरशिप में क्या होगा, लेस लीगल ऑब्लिगेशंस। पेपर वर्क कंपनी का बहुत है, ऑडिट कराना है और ये कराना है और SECP में रिटर्न्स सबमिट करने हैं, तो लीगल ऑब्लिगेशंस कंपनी पे बहुत ज़्यादा हैं, पार्टनरशिप पे नहीं। तो लेस लीगल ऑब्लिगेशंस, ये एक एडवांटेज हो गया। टैक्सेस कम होते हैं, कंपनी पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं और कंपनीज आर टैक्स ट्वाइस। प्रॉफिट पे टैक्स लगता है, पर डिविडेंड पे भी टैक्स लगता है, तो टैक्सेस भी कम लगते हैं। ये पार्टनरशिप में ट्रेड करने का एडवांटेज है, कोई भी एक। अब बोले दो एडवांटेजेस बता दें एज अ कंपनी रादर देन पार्टनरशिप। अगर हम कंपनी हैं तो दो एडवांटेजेस क्या हैं पार्टनरशिप से। पहला तो ये लिमिटेड लायबिलिटी होता है, कंपनीज आर लिमिटेड लायबिलिटी। सही है ना, जितना पैसा लगाया है उतना ही रिस्क है डूबने का। पता ही होगा आप लोगों को लिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है। दूसरा क्या है, कंपनी कैन रेज कैपिटल ईजीली थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। सही है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि पार्टनर्स आर कंसर्न अबाउट बिजनेस लिक्विडिटी पोजीशन के बिलीव द प्रॉब्लम अराइज, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह चल रहा है ना, वो कह रहा है बिकॉज बिजनेस होल्ड्स टू मच इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है बिजनेस की। सजेस्ट द क्रेडिट परचेज शुड बी रिड्यूस्ड फॉर द नेक्स्ट 3 months टू इंश्योर इन्वेंट्री लेवल्स आर लोवर्ड। एडवाइस ली वेदर और नॉट ही शुड एक्सेप्ट के सजेशन। अब वो बोल रहा है यार लिक्विडिटी ख़राब इसलिए इन्वेंट्री हमारी बहुत बढ़ गई है। पहले तो हम ये चेक करते हैं भाई इन्वेंट्री बढ़ गई है नहीं बढ़ गई है। उसके लिए आप सबसे पहले देखें ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है ना सवाल में। ओपनिंग इन्वेंट्री है 8250, क्लोजिंग कितनी है, क्लोजिंग आई है 21080। ओपनिंग पिछले साल की क्लोजिंग थी, तो पिछले साल तक और इस साल के शुरू में 8250 की इन्वेंट्री रखते थे, अब 21,000 की हो गई, तो 8,000 से इन्वेंट्री 21,000 हो गई। तो इसका मतलब इन्वेंट्री लेवल तो इंक्रीज़ हुआ है, हमारा इन्वेंट्री लेवल इंक्रीज़ हुआ है। इन्वेंट्री इंक्रीज़ होने का मतलब आपने परचेजेस ज़्यादा करी हैं, अब आपके पास इन्वेंट्री ज़्यादा है। इन्वेंट्री ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है, टू मच मनी इज़ टाइड अप, टू मच मनी इज़ टाइड अप इन इन्वेंट्री। सही है। और जाहिर सी बात है जब आपका पैसा इन्वेंट्री में फंसा हुआ है तो आपका पैसा रुक गया, इन्वेंट्री बिकती रहती है, पैसा आता रहता है, इन्वेंट्री फंसा हुआ है। ऊपर से वहाँ पे आपने बेशक उधार पे खरीदी, उससे क्या पड़ता है, क्रेडिटर्स तो आपसे पैसे मांगेंगे ना। आपके पास पैसे आए ना, इन्वेंट्री बिके ना बिके, आपने सामान खरीदा, आपके ऊपर उधार आ गया, क्रेडिटर बोलेगा पैसे दो। क्रेडिटर को पैसे देने की जाएंगे आप, लेकिन उससे पहले आपकी इन्वेंट्री नहीं बिकी, तो आपके पैसे आएंगे कहाँ से, पैसे आएंगे तो उसको देंगे ना। तो यहाँ पे इसलिए लिक्विडिटी इशू हो रही है, तो ये इस बात पे आपको अपनी सजेशन देनी है, ठीक है।